रिएक्शन इक्वेशन पार्ट 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था बैलेंसिंग करने सीखा था। अब आप बैलेंसिंग नहीं जानते हैं, बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम है तो पार्ट 2 देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट के फर्स्ट में है। तो पार्ट 3 में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स हैं, जिसमें से 4 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और एक जो लास्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला टाइप है कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कम्बिनेशन मतलब कंबाइन कुछ हो रहा है, रिएक्शन कंबाइन करने वाला है। मतलब क्या हुआ कि वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक सबस्टेंस कंबाइन करता है और एक नया सबस्टेंस बनता है। दो या दो से अधिक सबस्टेंस कंबाइन करता है तो नया सबस्टेंस बनता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एग्जांपल मैंने बहुत बार लिया है फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन में। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब हम बर्न करते हैं तो वाटर बनता है। इस साइड को रिएक्टेंट करते हैं, इस साइड को प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक सबस्टेंस क्या हो रहा है, कंबाइन कर रहा है और एक सिंगल सबस्टेंस बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इस तरह से भी कह सकते हैं, क्योंकि इस साइड को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, साइड को प्रोडक्ट कहते हैं। इसलिए हम इस आधार पे भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए रहा आपका डिफिनेशन। वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टेंस कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, वही हुआ कम्बिनेशन रिएक्शन। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, CaO। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्विक लाइम। ये क्या है, क्विक लाइम है। लाइम मतलब होता है चूना और क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड। हम लोग जो देखते हैं कि वाइट वॉशिंग होता है वॉल्स में, दीवार में, घर में जो वाइट वॉशिंग किया जाता है, उसमें हम चूना को क्या करते हैं, पहले वाटर में डिजोल्व करते हैं, तब वहाँ पे वाइट वॉश करते हैं। तो वहाँ पे किसको डिजोल्व करते हैं, इसी कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम है उसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, तब जो हमको बनता है उससे हम वाइट वॉशिंग करते हैं। क्या बनता है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, क्विक लाइम है जो डिजोल्व किया जाता है वाटर में। इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला CaO होगा। ठीक है, इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनता है, CaOH2। ये क्विक लाइम था और हमको क्या बना, स्लैग्ड लाइम बना। क्या बना, स्लैग्ड लाइम। और इस स्लैग्ड लाइम का हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। इसी से हम क्या करते हैं, दीवार में चूना करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं वॉल्स में। लेकिन यहाँ पे देखिए जो रिएक्शन हो रहा है, इसमें इस रिएक्शन में बहुत सारा हीट भी हमको प्रदान होता है, हीट्स भी बहुत सारा प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में। अगर आप देखे होंगे कि कैल्शियम को चूना को वाटर में डिजोल्व करके जो प्रोसेस किया जाता है उसमें हीट भी बहुत सारा निकलता है। नहीं देखे हैं तो जानिए कि जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लैग्ड लाइम बनता है, इसको हम क्या कहते हैं कि इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम हो गया स्लैग्ड लाइम। इस स्लैग्ड लाइम का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग में, यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, मतलब दीवार में जो व्हाइट वॉशिंग होता है उसमें यूज किया जाता है, यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग वॉल्स में। और बहुत सारा हीट भी निकलता है, तो स्लैग्ड लाइम का हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग यूज करते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्विक लाइम है, वाटर है, दोनों एक रिएक्टेंट्स है, ये दो सबस्टेंस है, कंबाइन किया, एक नया सबस्टेंस बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो इसलिए ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या हुआ, एक एग्जांपल हुआ जिसमें दो सबस्टेंस कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना। अब ये जो स्लैग्ड लाइम हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में, अब हम व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं वॉल्स में, तब क्या होता है, 2 से 3 दिनों तक में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लैग्ड लाइम हम व्हाइट वॉशिंग किए हैं वॉल्स में, वह वाल जो व्हाइट वॉशिंग हुआ है वह एयर के कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे रिएक्शन करता है। क्या करता है, रिएक्ट स्लोली, धीरे धीरे रिएक्शन करता है, रिएक्ट्स स्लोली। और धीरे धीरे रिएक्शन करने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3, और साथ में वाटर, धीरे धीरे पानी आपका निकल जाता है और एक कैल्शियम कार्बोनेट लेयर बन जाता है, दीवार पे एक लेयर बन जाता है। और वो जो हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं वहाँ पे वो हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है कि लेयर बन जाएगा तो हमारा व्हाइट वॉशिंग हो जाएगा। और 2-3 दिनों तक
में ये प्रोसेस होता है और 2-3 दिनों के बाद अच्छे से वाइट वॉशिंग आपके दीवार में अच्छा चमक आ जाता है, जो अच्छा देखने में लगने लगता है, जो कि शुरू में स्लैग लाइम में नहीं हो रहा था। वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करने के बाद एक थीन लेयर बना लेता है। क्या हो जाता है? थीन लेयर बना लेता है। थीन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वाल्स पे थीन लेयर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसमें भी आप देख रहे हैं कि दो सबस्टेंस रिएक्ट कर रहा है, तो एक ये क्या हुआ? कम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। ये कैल्शियम कार्बोनेट का जब थीन लेयर बन जाता है, एक चमक दे देता है वाल्स में। क्या हो जाता है? गिव्स शाइनी टू वाल्स। तो ये आपको ये जानकारी के लिए था। और ये तो आपका देखिए केमिकल रिएक्शन में कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ, ये हमने एग्जांपल बताया। एग्जांपल के साथ साथ आपको इसको भी व्हाइट वॉशिंग का भी नॉलेज हो गया। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना CaCO3, इसका क्या कॉमन नेम है? जैसे क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो स्लैग लाइम बना, सॉरी वहाँ वाटर के साथ रिएक्ट किया तो स्लैग लाइम बना। अब स्लैग लाइम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? लाइम स्टोन है। लाइम स्टोन, क्योंकि एक लेयर बन गया है ना, वाल पे एक लेयर बन गया जो कि शाइनी चमक दे देता है वाल्स को, इसलिए हम इसको लाइम स्टोन, चूना पत्थर, लाइम मतलब चूना, स्टोन पत्थर, ये लाइम स्टोन है कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप जानते होंगे कि मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम स्टोन का भी फॉर्मूला CaCO3 हो गया। लाइम स्टोन, मार्बल, ये सब कॉमन नेम है, कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नेम हुआ। और भी देखे होंगे, और क्या? लाइम स्टोन हुआ, मार्बल हुआ, चौक का फॉर्मूला भी CaCO3 होता है। मतलब क्या हुआ? सबका फॉर्मूला CaCO3 हुआ। मतलब ये सब क्या है? बहुत सारे रूप हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के ही बहुत सारे रूप हैं, ठीक है ना, डिफरेंट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट के। तो यहाँ पे जो मेरा रिएक्शन हुआ था स्लैग लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वहां पे क्या बना? ये लाइम स्टोन बना। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे है बर्निंग ऑफ कोल मतलब कोयला, और कोयला में कार्बन रहता है, तो कार्बन का सिंबल C। किसके बर्न करेगा? तो कहाँ बर्न करेगा? ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा, तो बनता है CO2। यहाँ पे देख रहे हैं दो सब्सटेंस कंबाइन किया तो एक प्रोडक्ट बना, तो ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। और देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2+O2 H2O बता दिए हैं। और भी देखिए जैसे CaO प्लस H2O, CaOH का होल 2 प्लस हीट, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसको आपको इस रिएक्शन को अच्छे से याद रखना है। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी कुछ एग्जांपल्स, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे कंबाइन किया, प्रोडक्ट बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अमोनिया फॉर्मूला NH3 होता है, और जब यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब जो हमारा सोडियम क्लोराइड है NaCl, वो कैसे बनता है? Na+Cl2 NaCl। यहाँ पे बैलेंसिंग भी मैंने सिखा दिया है, फिर भी यहाँ कर लीजिए। देखिए 2 क्लोरीन है, यहाँ 2 डालेंगे तो 2 सोडियम भी हो जाएगा, यहाँ पे 2 डाल देंगे, तो ये भी क्या हुआ? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आयरन प्लस सल्फर FeS, फेरस आयरन सल्फाइड। हमने जो रिएक्शन किया कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, जिससे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लैग लाइम बना, और हमने बताया कि बहुत सारा वहाँ पे हीट भी निकल रहा है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन में ऑब्जर्व क्या करते हैं कि हीट रिलीज हो रहा है इस प्रोसेस में, हीट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हीट निकल रहा है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर का जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी हीट का फॉर्मेशन मतलब हीट रिलीज होता है। तो वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहे हो, वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहे हो, निकल रहे हो, उसका स्पेशल से नाम दिया गया है। उसका नाम है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो? रिलीज हो, उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ये रहा आपका डिफिनेशन। रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन होगा ही, यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट का भी रिलीज हो रहा हो, उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का बर्निंग।
हम लोग जानते हैं कि नेचुरल गैस में क्या प्रेजेंट रहता है, मेनली नेचुरल गैस में मेनली मीथेन है, मीथेन प्रेजेंट रहता है, लेकिन नेचुरल गैस का जो मेनली कंपोजिशन है वो मीथेन है, और मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। याद कर लीजिए, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। इसका बर्न हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो क्या यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, CO2, यहाँ से देखिए CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन साथ ही साथ हीट भी हमको प्रदान, हीट भी रिलीज होगा। तो ये क्या हुआ, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, और देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, जितने भी कंबशन रिएक्शन मतलब बर्निंग, जो भी बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो भी सारे जितने रिएक्शन है सभी एक्सोथर्मिक है, सभी में हीट का रिलीज होता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मैंने एक एग्जांपल दे दिया बर्निंग ऑफ कोल में, यहाँ पे कोल का बर्निंग हो रहा है मतलब कंबशन है, तो कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही साथ हमको हीट भी मिल रहा है। ये क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। जैसे Mg को हम बर्न करते हैं तो Mg+O2, क्योंकि बर्निंग कहाँ होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन उसको बर्न करता है, तो MgO बनता है, और हम लोग यहाँ पे हीट का रिलीज होता है, और हम लोग जानते हैं कि लाइट भी मिलता है, लाइट भी मिलता है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका डिटेल बताया था, Mg+O2 में लाइट कौन मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, लाइट भी मिलता है। यहाँ लिख दो, इधर नहीं दिख रहा होगा आपको। और अब यहाँ लाइट जो मिल रहा है, लाइट भी एक एनर्जी का ही रूप है, हीट भी एक एनर्जी का रूप है, मतलब हमको एनर्जी मिल रहा है केमिकल रिएक्शन। तो ये भी क्या हुआ, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जितने भी वेजिटेबल मैटर है, मतलब जो वेजिटेबल पिल्स है, उसका जो कंपोस्ट का जो डिकम्पोजिशन होता है, कंपोस्ट में जो बन जाता है, हम लोग जानते हैं कंपोस्ट का जो फॉर्मेशन होता है, तो जो डिकम्पोज हो जाता है कंपोस्ट में, वो जितने भी रिएक्शन होते हैं, जितने भी डिकम्पोजिशन होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रिस्पायरेशन जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, हम लोग रिस्पायर करते हैं, वो रिस्पायरेशन प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, व्हाई रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, तो इसको हम बताते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। पहले देखिए कि रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जिंदा रहने के लिए इस पृथ्वी पर फूड की आवश्यकता होती है, फूड हम लोग को बहुत ज़रूरी है, फूड इज़ नीडेड टू स्टे अलाइव ऑन दिस अर्थ। अब फूड हम लोग क्या करते हैं, फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, वी ईट फूड, हम लोग फूड खाते हैं, और हम आपने बायोलॉजी में पढ़ा है कि फूड खाते हैं तो उनका डाइजेशन होता है, फूड का क्या होता है, डाइजेशन भी होता है। बायोलॉजी में पढ़ा है कि डाइजेशन में क्या होता है, वह फूड सिंपलर सबस्टांस में, बहुत एकदम सिंपल सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेशन के दरमियान यही होता है कि फूड ब्रोक डाउन कर जाता है और सिंपल सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और वो जो सिंपल सबस्टांस है, कौन से सिंपल सबस्टांस में, जैसे एक सिंपल सबस्टांस हमको जो बनता है वो होता है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज जो है डाइजेशन में बनता है। अब डाइजेशन तो हो गया, फूड डाइजेस्ट कर लिए, लेकिन हमको फूड से एनर्जी भी चाहिए, फूड से एनर्जी भी चाहिए, हमको रिस्पायर भी करना है। तो ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीडाइज करता है, अपने बायोलॉजी में पढ़ा है रिस्पायरेशन प्रोसेस, फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप अच्छे समझ जाएं। ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडाइज करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ ही हमको यहाँ पे एक एनर्जी मिलता है। एनर्जी किसके रूप में मिलता है, एटीपी एनर्जी करेंसी है सेल का, एनर्जी करेंसी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी में क्या होता है, केमिकल एनर्जी मिलता है, वो केमिकल एनर्जी मिलता है, और केमिकल एनर्जी के साथ साथ कुछ हीट एनर्जी का भी फॉर्मेशन, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हीट एनर्जी, यानी कि हीट का जो है क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए ये क्या हो गया, बोलो आप तो समझ गए कि यहाँ पे एटीपी के रूप में केमिकल एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी का भी फॉर्मेशन हो रहा है। किस प्रोसेस में, ये प्रोसेस कौन है, ये रिस्पायरेशन प्रोसेस में ऐसा हो रहा है।
रिस्पायरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ एटीपी यानी कि केमिकल एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दूं C6H12 O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ऑक्सीजन जानते ही हैं। क्या बनेगा CO2 + H2O + ATP, इसलिए हम क्या कहेंगे ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन का दूसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज मतलब होता है स्पिल्ट, स्पिल्ट मतलब ब्रेक डाउन, कोई चीज़ का ब्रेक डाउन होता है यानी कि स्पिल्ट कर जाता है, टूटता है, डिकम्पोज करता है, वैसे रिएक्शन में उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करता है और प्रोड्यूस करता है ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि कोई एक सब्सटेंस है उसमें उसको हम ब्रेक डाउन कर दिए तो बहुत सारा सब्सटेंस बन गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब आप लोग देख रहे हैं, बुद्धिजीवी खुद हैं कि ये देखिए समझिए कि कम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कंबाइन करके नया सब्सटेंस, एक सब्सटेंस बनता है, या एक सब्सटेंस डिकम्पोज करके बहुत सारा सब्सटेंस बन रहा है। तो ये क्या हुआ, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। अब ये डिकम्पोज कैसे करेगा, कैसे डिकम्पोज करेगा, कोई सब्सटेंस कैसे टूटेगा, तो कैसे टूटेगा, कोई भी चीज़ को तोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं एनर्जी लगाना पड़ता है। कोई भी चीज़ को तोड़ने के लिए, किसी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए या कोई भी चीज़ को तोड़ने के लिए तो एनर्जी लगाना पड़ता है। यहाँ पे भी अगर कोई कंपाउंड है उसको तोड़ना है, कोई सब्सटेंस है उसको तोड़ना है तो हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम कौन एनर्जी लगाएंगे, यहाँ पे एनर्जी, केमिस्ट्री में एनर्जी मतलब मुख्य रूप से 3 एनर्जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लगाया जाता है, हीट के रूप में, लाइट के रूप में और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। हीट के रूप में हम एनर्जी देते हैं यानी कि हीट देते हैं और वो टूट जाता है, डिकम्पोज कर जाता है, लाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूट जाता है। यानी कि ये सभी एनर्जी प्रोवाइड करके हम कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसके सिंपलर सब्सटेंस में। तो ये है आपका डिफिनेशन। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट, जैसे कि मैंने बताया वही चीज़ मैंने बस डिफिनेशन के रूप में लिख दिया है, ब्रेक डाउन हो जाता है और प्रोड्यूस करता है मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रोडक्ट जो है बनाता है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो कैसे ब्रेक डाउन होगा, बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करते, एनर्जी किस रूप में देंगे, मुख्य रूप से 3 रूप में दिया जाता है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। कंपाउंड में एनर्जी देते हैं 2 कंपाउंड और ब्रेक डाउन होता है 2 या 2 से अधिक सिंपलर कंपाउंड में। जैसा कि हमने बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है कम्बिनेशन रिएक्शन का। क्यों, ये भी आप लोग जान रहे हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। लेकिन यहाँ एक सिंगल सब्सटेंस है, उसमें एनर्जी देंगे वो टूट जाएगा और मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट देगा। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते हैं ना चीज़ों को, मैंने पहले ही बता दिया है आपको, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना चाहिए, नहीं करते हैं तो वीडियो रिज्यूम करके कर लिया कीजिए। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। अगर आप नहीं समझे तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का आपको प्रयास करते हैं। देखते हैं कि एग्जाम्पल, हमने कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया था ना, एक थीन लेयर बना था कैल्शियम कार्बोनेट उस समय, लाइमस्टोन। अब वो कैल्शियम कार्बोनेट जो क्या है, लाइमस्टोन है, उसको अगर हम हीट करेंगे, एनर्जी किस रूप में देंगे, हीट के रूप में। लाइमस्टोन को अगर हम हीट के रूप में एनर्जी देंगे, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी मैंने दिया हीट के रूप में, ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, CaO प्लस Ca2, CaO एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला और CO2 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकला, 3 ऑक्सीजन, ठीक है। और ये CaO सॉलिड प्रोडक्ट बना। कैल्शियम ऑक्साइड वही कैल्शियम ऑक्साइड था जो वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लैग लाइम बनाया था, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट हीट के प्रेजेंस में, हीट देने पे टूट रहा है। अब देखिए इसको ऐसे सिंपल में लिखिए, और ये कब टूटेगा, हीट तो देंगे ही, ये हीट दिया, हीट का सिंबल है ये। जब हम 1000 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखें, 1000 डिग्री सेल्सियस पे ही यह रिएक्शन होगा और CO2 प्रदान करेगा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, FeSO4 फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट सॉलिड में होता है, फेरस सल्फेट। और ये फेरस सल्फेट जो है ग्रीन कलर का होता है, कलर आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन क्या कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ये फेरस सल्फेट पुराना नाम है, इसका नया नाम भी है जो है आयरन 2 ऑक्साइड सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट। यहाँ पे आयरन 2 सल्फेट मतलब वैलेंसी 2 है। ये FeSO4 को अगर हम हीट देंगे
हीट सिंबल में बता दो, सिंबल ऐसा होता है हीट का। तो ये टूट जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा, किसमें? Fe2O3 में डिकम्पोज करेगा। जब FeSO4 को हम हीट देते हैं तो डिकम्पोज करता है, किसमें करता है? Fe2O3 में, ये सॉलिड के रूप में बनता है। ये क्या है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, नाम है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। फेरिक ऑक्साइड ये किस कलर का बनता है? ब्राउन कलर का है, याद रखना पड़ेगा, ब्राउन कलर का। ये फेरिक ऑक्साइड जो है पुराना नाम है, इसका नया नाम क्या हो जाएगा? आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड मतलब वैलेंसी 3 है आयरन की वैलेंसी देखिए यहाँ 3 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो उल्टा हो जाता है। आयरन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Fe2O3 बन जाएगा, 9th में पढ़ा है। ब्राउन कलर का बना, और क्या बनेगा? और सॉलिड प्रोडक्ट बनता है, ऊपर यहाँ लिख देते हूँ, जगह की कमी है। और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनता है, ये गैस हो गया। प्लस और क्या बनता है? SO3 भी बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैस, ये भी गैस, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी बनता है, ठीक है ना। तो हम फेरिस सल्फेट को जब हम तोड़ते हैं तो ये सब बनता है, यानी कि हीट देने पे ये सभी टूट गया, ये सभी क्या हो गए? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। हम लोग जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मुख्य रूप से हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है उस देके हम डिकम्पोज करते हैं। उस आधार पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स हैं मुख्य रूप से, जो आपको पढ़ना भी है 3 टाइप्स। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल वर्ड का मीनिंग होता है हीट, थर्मल वर्ड का मीनिंग होता है हीट, आप समझ रहे हैं। जब यानी कि हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट हम एनर्जी के रूप में दें और डिकम्पोज कर जाए। दूसरा है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो वर्ड मतलब लाइट, पहले भी सुने होंगे, फोटोसाइंथेसिस में पढ़ते हो ना, फोटो मीन्स लाइट, यानी कि क्या हुआ? लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइट एनर्जी अगर हम देंगे और कुछ सब्सटेंस डिकम्पोज कर जाए उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इसका दूसरा नाम भी है फोटोलाइसिस। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देंगे, यानी कि उसे इलेक्ट्रिक करंट पास करा देंगे, तब वो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाएगा, तो वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग हो गया इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी नाम है दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी से 3 टाइप्स हो गए, ठीक है। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया, जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट का हम यूज करते हैं कोई सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए। अभी मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जितना भी एग्जांपल दिया सभी में हीट का यूज किया गया था, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इसके पहले मैंने जितना भी एग्जांपल दिया सभी क्या थे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जांपल थे। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है? बेकिंग सोडा है, कॉमन नेम बेकिंग सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको जब हम क्या करेंगे? हीट अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएगा किसमें? Na2CO3 में, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा। और क्या होगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देगा। तो ये क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। डिकम्पोजिशन तो हुआ, कौन सा डिकम्पोजिशन? थर्मल मतलब हीट जिसमें अप्लाई करते हैं। और देखते हैं PbNO3 का होल 2, इसको भी हम हीट देंगे, हीट का ये सिंबल है, तो किसमें टूटेगा बोलो? PbO में टूट जाएगा, PbO में टूटेगा, प्लस NO2, यहाँ से NO2 निकलेगा, यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकल के 1 ऑक्सीजन बचा, यहाँ से O2 भी निकलेगा, ये गैस है, यहाँ से NO2 प्लस O2, ठीक है। ये PbNO3 डिकम्पोज कर गया, ये था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें लाइट एनर्जी का यूज किया जाता है डिकम्पोज करने के लिए, इसको फोटोलाइसिस भी कहते हैं। 2 एग्जांपल आपको आपके लेवल तक जानना है। AgCl को जब हम सनलाइट में छोड़ देते हैं, तो ये टूट जाता है, किसमें टूट जाता है? Ag और Cl, यानी कि आर्गन और क्लोरीन से बना है, तो आर्गन और क्लोरीन में टूट जाता है। Cl2 क्लोरीन Cl2 लिखा है, तो इनके डाइटोनिक मॉलिक्यूल है। दूसरा है AgBr को भी अगर हम सनलाइट में छोड़ दें, सनलाइट मतलब लाइट एनर्जी, यहाँ पे लाइट एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये भी ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा AgBr है उसको हम ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का यूज करते हैं डिकम्पोज करने के लिए।
इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आपको आपके लेवल में एक इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस? एक सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये आपको डिटेल से जानना है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी 1.7 में दिया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस का होल प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है, मतलब कैसे कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसका हम पूरा एक्टिविटी मतलब प्रैक्टिकल के रूप में इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है। वाटर किस तरह से ब्रेक डाउन होता है, कितना वाटर ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस कितने वॉल्यूम में निकलेगा, तो ये सभी को अभी इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का अलग से हमारा वीडियो है, ठीक है, अलग से मेरा इस चैनल पे वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के वाटर का यानी वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस का। यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सिर्फ बता देते हैं। वाटर का डिकम्पोजिशन यहाँ करेंगे H2O। अब वाटर का डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता क्योंकि वाटर बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। किसका डिकम्पोजिशन हो सकता है? सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का ही डिकम्पोजिशन हो सकता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? एसिड मिलाना पड़ेगा, थोड़ा एसिडिफाइड करना पड़ेगा। तो वाटर हम कैसा लेंगे? प्योर वाटर नहीं लेंगे, एसिडिफाइड वाटर लेंगे, यानी कि ट्रेस अमाउंट में इसमें एसिड मिला रहेगा। एसिडिफाइड वाटर रहे या प्योर वाटर रहे, फॉर्मूला H2O ही रहेगा। अब इसमें कहेंगे कौन सा एसिड मिलाए, तो H2SO4 मिलाया गया है, H2SO4 मिलाया गया है। ये हमने होल प्रोसेस बताया है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में होल प्रोसेस बताया है। H2SO4 लेके कैसे कैसे टूटता है, H2O टूटता है, H2SO4 टूटता है। प्रश्न उठता है कि H2SO4 ही क्यों लिया, कौन सा एसिड लिए? H2SO4 लिए। हाँ, तो प्रश्न उठता है कि H2SO4 ही क्यों लिया, HNO3 क्यों नहीं लिया? ये सभी हम इलेक्ट्रोलाइसिस में वहाँ पे बताए हैं, H2SO4 का रीजन बताया गया है। आप उस वीडियो को समझ जाइएगा, पहले आप इस वीडियो को देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का होल प्रोसेस पूरा दिखाया गया है, आप उसको समझ जाइएगा। पहले अभी यहाँ पे देखिए, H2O मैंने एसिडिफाइड वाटर लिया, तो इसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, वहाँ पे मैंने फिगर के थ्रू करके दिखाया है कैसे कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है और ये कैसे कैसे डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू जान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज होता है। ये 2 वॉल्यूम रिलीज होता है और ये 1 वॉल्यूम रिलीज होता है। 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में आप सीखिएगा कि 2 वॉल्यूम कैसे होगा, 1 वॉल्यूम कैसे होगा। अभी तक हमने जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एग्जांपल देखे, सब में क्या हो रहा था? एनर्जी लग रहा था उसको डिकम्पोज करने के लिए, यानी कि उस सबस्टेंस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा था। हमने पहले एक कम्बिनेशन रिएक्शन में, बहुत सारे कम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जाम्पल देखा था जिसमें क्या हो रहा था? हीट रिलीज हो रहा था, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रहा था, तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया था एक्सोथर्मिक। यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। हमने कहा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट उल्टा है कम्बिनेशन का। वहाँ पे हीट रिलीज हो रहा था यानी कि निकल रहा था, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एनर्जी ही है। एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी लग रहा है, तो उसका भी एक स्पेशल नाम है इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का उल्टा इंडोथर्मिक। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। कौन होगा इंडोथर्मिक रिएक्शन? जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे सभी इंडोथर्मिक होंगे, ठीक है। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे इंडोथर्मिक तो होंगे ही, और भी इंडोथर्मिक होंगे, जैसे नाइट्रोजन N2 और ऑक्सीजन, ये जब रिएक्ट करते हैं, इनको जब हीट किए दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे हीट एनर्जी है, एनर्जी क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी लग रहा है, तो NO बनता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड है। इसलिए ये क्या हो गया? इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। जिस प्रकार से रिस्पायरेशन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, उसी प्रकार से रिस्पायरेशन का उल्टा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, बायोलॉजी में पढ़ते हो तो फोटोसिंथेसिस क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी लगता है। फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। देखिए कैसे आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, बायोलॉजी में पढ़ा यार, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंट में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में। यहाँ पे हम सनलाइट का सिर्फ जिक्र करें, सनलाइट की जरूरत है हमको। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, C6H12 प्लस O2 ऑक्सीजन गैस निकलता है बाहर। तो यहाँ पे सनलाइट का यूज हो रहा है, मतलब सनलाइट मतलब क्या है? लाइट एनर्जी का एब्जॉर्बेशन हो रहा है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन का तीसरा टाइप्स है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक सिंगल वन का डिस्प्लेसमेंट होना है, मतलब डिस्प्लेस कर देना है, मतलब हटा देना है। कुछ इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें कोई एक सबस्टेंस जो है दूसरे सबस्टेंस को डिस्प्लेस कर देगा, धक्का मार के हटा देगा, मतलब
उस सब्सटेंस को उसके जगह से हटा देगा और वह सब्सटेंस अपना जगह ले लेगा। वैसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन धक्का मारेगा? जो ज्यादा ताकतवर होगा। जो ज्यादा ताकतवर कहने का मीन्स जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। केमिस्ट्री में इसका मीन्स हुआ जो ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होगा, जो ज्यादा रिएक्शन करता है, एकदम रिएक्टिव है, वो ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जानना पड़ेगा। कुछ जो है मेटल्स का मुख्य जो मेटल्स हैं उसका एक सीरीज बना हुआ है, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज में पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। मेटल के इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, एकदम जो सबसे ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे रिएक्टिव पूरे मेटल में कौन है? पोटासियम। पोटासियम मोस्ट रिएक्टिव हो गया और धीरे धीरे नीचे बढ़ते जाएंगे तो उसका धीरे धीरे रिएक्टिविटी सीरीज घटता जाएगा और प्लेटिनम क्या हो गया? लीस्ट रिएक्टिव हो गया, सबसे कम रिएक्टिव। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, किसी दो में रिएक्शन होता है, जो दो में एक ज्यादा जो रिएक्टिव होगा दूसरे से, तो उसको अगर डिस्प्लेस करने के एबल होगा तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो वहां पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आपको हमको पता है, नहीं समझ में आया होगा, एग्जांपल देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं Fe+CuSO4। एग्जांपल मैं बता दूं, इसके पहले मैं आपको एक बता दूं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना पड़ेगा। इसको पॉज करके इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे। अब Fe+CuSO4 क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं जो बनेगा, आपको सीधा में लिखना है, फिर भी हम जगह कभी नहीं लिख रहे हैं। तो बनेगा क्या? आप देखिए FeCuSO4, यहाँ कॉपर सल्फेट है, ये Fe है, ये Fe ग्रे कलर का होता है आयरन, और ये कॉपर सल्फेट ब्लू सॉल्यूशन है। समझ रहा है? यहाँ पे कॉपर सल्फेट मतलब यहाँ पे कॉपर है और यहाँ आयरन है। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक कोई दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ Fe इसको डिस्प्लेस करेगा, किसी सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कोई दूसरा डिस्प्लेस अगर कर दे, जैसे देखिए यहाँ Fe है और यहाँ Cu है। Fe कहाँ है? देखिए Fe यहाँ है, देख रहे हैं यहाँ पे Fe यहाँ पे है, और Cu कहाँ है? Cu कहाँ है? खोजिए। Cu मतलब कॉपर, Cu यहाँ पे है, यहाँ पे A लिखा है, यहाँ Cu यहाँ पे है। अब देख रहे हैं Fe यहाँ है, Cu यहाँ है, तो Fe क्या हुआ? ज्यादा रिएक्टिव हुआ। Fe क्या हुआ? ज्यादा रिएक्टिव हुआ। तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि ये मोर रिएक्टिव है, ये Cu को हटा देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो और Cu का जगह ले लेगा। देखिए FeSO4 बन जाएगा। समझ में आया कैसे बनेगा? Cu को Fe हटा दिया, इसका जगह ले लिया और Cu बाहर निकल गया। FeSO4 ग्रीनिश सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, और Cu रेडिश ब्राउन। तो इस प्रकार से ये आपका रिएक्शन हुआ। इस रिएक्टिविटी सीरीज को पॉज करके याद कीजिए। कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। अब एक रिएक्शन लेते हैं Ag+CuSO4। अब देखिए इसमें कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। अब चेक करना है कि Ag Cu को डिस्प्लेस करेगा। ऐसा नहीं है कि Cu Ag डिस्प्लेस करेगा, इस सॉल्ट सॉल्यूशन से इसको डिस्प्लेस करना है। अगर यह Ag यहाँ पे जो रहेगा, अगर वह ज्यादा रिएक्टिव होगा, किससे? इससे। Ag अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा तो इस Cu को डिस्प्लेस कर देगा और Ag इसका जगह ले लेगा, Cu बाहर निकल जाएगा। अगर कब होगा? जब यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तब। एग्जांपल के थ्रू देखिए। एग्जांपल है Ag+CuSO4। Ag खोजिए कहाँ पे? यहाँ पे Ag है, ठीक है ना? आपने लिख लिया होगा, ये पॉज करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Ag यहाँ पे है और Cu यहाँ पे है। कहाँ है? Cu यहाँ पे है, यानी कि Ag के ऊपर Cu है। Ag के ऊपर Cu है, मतलब ऊपर कौन है? Cu है। Cu ऊपर है मतलब Cu ज्यादा रिएक्टिव है। Cu ऊपर है मतलब Cu ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि Ag कम रिएक्टिव है। आप लोग समझ रहे हैं कि Ag क्या है? कम रिएक्टिव है। देख लीजिए Ag नीचे है Cu से, तो Ag क्या हुआ? कम रिएक्टिव हुआ। अब ये लेस रिएक्टिव है तो Cu को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। समझ गए ना? सिंगल डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब एक सब्सटेंस ज्यादा रिएक्टिव हो। यहाँ Ag Cu से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि Ag Cu से नीचे है, इसलिए Ag Cu को CuSO4 से डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा, तो ये आपका नो रिएक्शन होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन देखिए, वैसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, मैंने बताया कोई ज्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को, उसको हम क्या कहेंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसको अगर अच्छे से समझ गए हैं तो एक हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, Zn+H2SO4
जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होने के बाद, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होने के बाद का डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या बनेगा, उसको आप हमको कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो था सिंगल, अब यहाँ डबल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। दोनों जो रिएक्टेंट में दो जो चीज रहते हैं दोनों का डिस्प्लेसमेंट होना है। कैसे होना है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में दो कंपाउंड कैसे रिएक्ट करता है, एक्सचेंज ऑफ आयन के थ्रू रिएक्शन करता है। एक्सचेंज ऑफ आयन्स, आयन आपने पढ़ा है 9th में, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन वगैरह 9th में पढ़ा है। एक्सचेंज ऑफ आयन होता है और एक्सचेंज ऑफ आयन से यहाँ पे दो सब्सटेंस रिएक्शन करता है और एक नया कंपाउंड बनाता है, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू समझिए, एग्जांपल से आप अच्छे से समझते हैं, सभी कोई समझते हैं। AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl सोडियम क्लोराइड। अब ये रिएक्शन करेगा तो कैसे यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखना यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। आयन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। आयन दो प्रकार के होते हैं, पढ़ा है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। आयन क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उसको आयन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए AgNO3 में क्या है, AgNO3 में क्या है, देखिए Ag प्लस है और NO3 माइनस है, यही ना यहाँ पे है चार्ज इस पे। Ag का वैलेंसी 1, NO3 का वैलेंसी भी 1, जैसे कि AgNO3 बना, Ag पे प्लस चार्ज होता है, NO3 पे माइनस चार्ज होता है। 9th में पढ़ा है ये सब, AgNO3 कैटायन एनायन पढ़े हो ना। तो Ag प्लस NO3 माइनस, इस पे ये चार्ज है, इस पे भी देखिए Na प्लस, इस पे Cl माइनस, जानते हो कि नहीं? अब इतना तो जानते हो, अब देखो आपको क्या जानना है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, यानी कि ये यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा। Ag अलग होगा, NO3 अलग होगा, Ag प्लस अलग होगा, NO3 माइनस अलग हो जाएगा, और Na प्लस अलग हो जाएगा, NCl माइनस अलग होगा, यहाँ से ये टूटेगा और ये एक्सचेंज हो जाएगा आयन का। ये Ag के साथ Ag रिएक्शन जब कोई सब्सटेंस कब बनेगा, जब प्लस माइनस से अट्रैक्ट करेगा और प्लस माइनस से बनता है। यहाँ पे प्लस माइनस से Ag प्लस NO3 माइनस। अब इसका प्लस Ag का प्लस आएगा, इसका इस साइड का प्लस लिया जाएगा, Ag प्लस लिया, और इसका माइनस Cl माइनस, ठीक है ना, इसका प्लस इसका माइनस, और यहाँ से इसका इधर का प्लस लेना है, इधर का प्लस लिया Na प्लस, और इधर का माइनस NO3 माइनस, क्या बनेगा, Ag प्लस Cl माइनस क्या बन जाएगा, AgCl, और Na प्लस NO3 माइनस, दोनों में सेम साइन है तो NaNO3 बन जाएगा, ठीक है ना। इधर का प्लस लिए Ag प्लस, इधर का माइनस लिए, अब इधर का बचा क्या, माइनस। ऐसे भी अब नहीं समझ रहे तो ऐसे लो, सीधा सीधी देखो, फिर समझो। यहाँ Ag प्लस ले लिए, इसका माइनस ले लिए, ठीक है। अब इसका माइनस लेंगे NO3 माइनस, और इधर का प्लस लेंगे Na प्लस, क्या बना NaNO3। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधा सीधी एकदम सिंपल भाषा में समझिए, एक्सचेंज ऑफ आयन सीधा सीधी सिंपल भाषा में समझिए, Ag और Cl एक साथ बन जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ आ गया Ag प्लस, अब प्लस NaNO3, ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ आ गया। तो इस प्रकार से इसका एक्सचेंज ऑफ आयन के साथ रिएक्शन होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, एक और Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या होना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा। अगर आप नहीं समझे, इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, समझ ही जाइएगा। हम लोग जानते हैं Na में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है Na प्लस, और SO4 में -2। इधर देखिए Ba प्लस और Cl माइनस, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होना है। ये पॉजिटिव निगेटिव से बना Na2SO4, ये पॉजिटिव निगेटिव से बना SO4। यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा, मतलब इसका पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ चला जाएगा, इसका पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ चला जाएगा, और इसका पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ चला जाएगा। अब बताओ, अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? हमने बस तोड़ के दोनों को लिख दिया, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, ठीक है, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव निगेटिव से बन जाएगा क्या, देखो Na2Cl2, NaCl, बोलो Na प्लस Cl माइनस,
Na2Cl2, यहाँ से टूटेगा ये दोनों Na2Cl2, दोनों 2 है तो यहाँ 2 डाल देते हैं, 2NaCl बना। और देखो इस अब क्या बचा, इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव दोनों बनेगा क्या, BaSO4, BaSO4। यहाँ से देखो SO4 इसका, इसका BaSO4, ये माइनस है प्लस है तो प्लस पहले लिखेंगे तो बन गया क्या, बन गया क्या, BaSO4। इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, ठीक है ना। इसमें देखते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे होते हैं। ये PbI2 प्लस KNO3 बना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये देखिए कैसे होता है, यहाँ पे क्या है Pb+2 है, Pb की वैलेंसी 2 होती है इसलिए यहाँ 2 आया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से Pb+2 और NO3 में NO3 माइनस, इससे बना है, ठीक है। और इधर देखो K प्लस और I माइनस, दोनों की वैलेंसी एक एक है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन होना है, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ चला जाएगा, देखो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ तो हो जाएगा PbI2 हो जाएगा, क्योंकि Pb की वैलेंसी 2 होती है इसलिए +2 आया है। Pb की वैलेंसी 2 होती है, देखो ऐसे फॉर्मूला बनाते थे, Pb की वैलेंसी 2 I की 1 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो PbI2। और देखो क्या बनेगा, और इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव बचा तो दोनों पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा KNO3, देखो यहाँ K प्लस NO3 माइनस KNO3। अगर या सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से ये हटेगा, यहाँ से ये हटेगा, इधर का इसका फर्स्ट वाला इसका लास्ट वाला PbI2, क्योंकि Pb 2 वैलेंसी इसलिए I2 आ गया, और KNO3। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गया एक्सचेंज ऑफ आयन का, ठीक है। इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। Fe2O3 प्लस Al में कैसे आपका कोई इस रिएक्शन में होगा तो क्या हमको प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, होमवर्क है आपका। तो डिफिनेशन देख लीजिए, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, किसके बीच, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच। हमने देखा था कि रिएक्टेंट जो था उसी में एक्सचेंज ऑफ आयन होता था, जो इस तरफ था, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। तो ये हमने 4 केमिकल रिएक्शन इस वीडियो में बताया। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन आपके लिए बहुत